नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में अनेक सवाल होते हैं। तो आपको अगर उन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ इस सीरीज में मिल जाएंगे। आपके सामने QR कोड है, अगर आप इसको स्कैन करेंगे तो आप जितने भी आपके थैलेसीमिया और बोन मैरो ट्रांसप्लांट को लेकर प्रश्न होंगे वो उनके उत्तर आपको करीब करीब मिल जाएंगे। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं एक जाने माने डॉक्टर गौरव खारिया। डॉक्टर गौरव खारिया अपोलो हॉस्पिटल में हैं। डॉक्टर गौरव क्लिनिकल लीड हैं सेंटर फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांट और सेल्यूलर थेरेपी के, सीनियर कंसल्टेंट पैडियाट्रिक हेमाटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के हैं और सर के पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर गौरव खारिया, हमने कई विषयों पे बात की, थैलेसीमिया क्या होता है, क्या ऑप्शन है, माइनर, इंटरमीडिया, मेजर, सब पे बात की। सर, एक यक्ष प्रश्न आ जाता है जो हो जाता है जिन बच्चों को, पेरेंट्स के लिए बट ऑब्वियस एक बहुत बड़े परेशानी का विषय रहता है। सर, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है? तो जी बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां थैलेसीमिया प्रभावित बच्चे अभी भी हमारे देश में पैदा होते हैं जिनका नंबर स्मॉल नहीं है, छोटा नहीं है। आज भी अगर हम देखें तो करीब ऑन एन एवरेज 10,000 बच्चे थैलेसीमिया प्रभावित सिर्फ इंडिया में पैदा होते हैं और इसका अगर हम ग्लोबल नंबर देखें तो अराउंड 60,000 पेशेंट्स हैं जो थैलेसीमिया प्रभावित वर्ल्ड ओवर पैदा होते हैं। अब जो बच्चा हो गया है थैलेसीमिया प्रभावित और सिम्प्टोमेटिक है, 6-8 महीने में हमें डायग्नोसिस का पता चलता है। तो एज यू राइटली सेड, इट कम्स एज अ बिग जॉय फॉर द फैमिली। आई मीन मोस्ट ऑफ दीज कपल्स आर लाइक यंग कपल्स इन देयर 20s, trying to look forward to their like happy family life, and this comes as a big blow to the family कि अभी तो हमारी फैमिली भी नहीं शुरू हुई और इतना बड़ा हमारे सिर पे मुसीबत आ गई, बच्चे को इतनी तकलीफ हो गई, है ना। और इसके साथ में एक वो फीलिंग ऑफ गिल्ट रहती है पेरेंट्स की कि somehow we have contributed to it, which is not right. I mean, first of all, I would like to say that every parent wants to give the best to the child, so that feeling of guilt should not be there. But yes, एक ये होना चाहिए कि ये ऐसा समय होता है जब उनको थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, because to start with I would like to say that in today's day and age majority of kids suffering from thalassemia can be cured, can be treated appropriately and also cured. Okay, so please don't get disappointed, and अगर ऐसा कुछ किसी परिवार में डायग्नोसिस होता है थैलेसीमिया का तो जो भी नियर बाय हेमेटोलॉजिस्ट हैं, जो बच्चों के रक्त रोग विशेषज्ञ हैं, उनको जाके संपर्क करना चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी इन बच्चों का जो सुचारू इलाज है वो हम शुरू कर सकें। अगर हम ट्रीटमेंट पे आएँ तो एज अ हेमेटोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट, ऐसे किसी भी डिसऑर्डर का जो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है उसको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ यूजुअली। वन इज केयर एंड अदर वन इज क्योर। केयर इज ऑप्टिमल सपोर्टिव केयर, है ना, कि हम इस बच्चे को सपोर्टिव केयर के लिए क्या दे सकते हैं। किसी बच्चे का 6 महीने में डायग्नोसिस का होता है, पता चलता है थैलेसीमिया का, वी डोंट नीड टू टेक द चाइल्ड अप फॉर ट्रांसप्लांट परमानेंट क्योर एट 6 months of age. We can very well do it in a planned way at 2 years, 3 years of age, है ना। But मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द डायग्नोसिस इज मेड वो ये होता है कि हम उसको एप्रोप्रिएट सपोर्टिव केयर दें। एप्रोप्रिएट सपोर्टिव केयर में इन बच्चों को जैसे ही पता चले इनको ब्लड मिलना चाहिए। व्हेन आई से ब्लड, इट इज़ नॉट होल ब्लड, है ना। ब्लड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है इन बच्चों में। तो इनको हमें लाल रक्त कोशिकाएं देनी है क्योंकि इन बच्चों को सिर्फ लाल रक्त कोशिकाओं का विकार है। इनको पीली रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं या जो वाइट सेल्स होते हैं, उनका कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, सिर्फ इनको लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बनती और वो हमें रिप्लेस करना है। तो दीज किड्स शुड नेवर 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 गेट होल ब्लड। इनको सिर्फ हमें लाल रक्त कोशिकाएं देनी है जिसको पैक्ड रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। कुछ एक चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होता है। ब्लड इज अ मेडिसिन, है ना, इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। जो भी ब्लड है रेड सेल्स देना है, प्रॉपरली स्क्रीन देना है ना। ब्लड में काफ़ी सारे इन्फेक्शंस होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV। तो जो भी ब्लड होता है वो प्रॉपरली टेस्टेड होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सेट
स्टैंडर्ड्स हैं कि एवरी यूनिट ऑफ ब्लड विच इज़ डोनेटेड हैज़ टू बी स्क्रीन फॉर these many sort of tests जिसमें HIV, HPSAG, HCV, मलेरिया XYZ सारा होता है, तो all these screening tests have to be done. Third important thing is जब भी इन बच्चों को ब्लड देते हैं प्रेफरेबली एक ल्यूकोसाइट फिल्टर होता है, वाइट सेल फिल्टर होता है, उसको हमें यूज़ करके देना चाहिए प्रेफरेबली. क्यों? जब भी हम रेड सेल्स को देते हैं तो अगर हम उनको प्रॉपर ये ल्यूकोसाइट फिल्टर्स यूज़ ना करें तो उस लाल कण के साथ में थोड़े से वाइट सेल्स आते हैं. एंड दीज वाइट सेल्स आर वेरी एंटीजेनिक. तो जितने भी वाइट सेल्स बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में जाएंगे उतना ही उस एंटीजन के अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी. इन बच्चों को एक बार दो बार तो ब्लड चढ़ना नहीं है. एवरी मंथ दे नीड टू बी ट्रांसफ्यूज्ड. एवरी मंथ डेडिकेटेड डोनर भी नहीं होता है कि भाई एक ही इंसान डोनेट करेगा. 12 बार इनको ब्लड चढ़ रहा है साल में, 12 अलग अलग डोनर से चढ़ेगा. 12 अलग अलग डोनर्स के वाइट ब्लड सेल्स से ये एक्सपोज होंगे, उन सबके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएंगे. So over a period of time, the kids tend to have a huge antibody load, which eventually can manifest as frequent transfusion. मतलब जो 4 हफ्ते की ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंसी है वो 2 हफ्ते की हो जाए, 3 हफ्ते की हो जाए, क्योंकि इनका जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो सब्सिक्वेंटली ब्लड को तोड़ने लग जाती हैं, है ना. तो पैक्ड रेड सेल्स शुड बी प्रेफरेबली ल्यूकोडिप्लीटेड. अब ये काफ़ी जगह नहीं अवेलेबल होता, बट आई थिंक थैलेसीमिया जो सोसाइटीज़ होती हैं उनको ये एडवोकेसी करनी चाहिए कि ये जो फिल्टर्स हैं उसको रेगुलरली प्रोवाइड किया जाए जिससे कि बच्चों को बेस्ट क्वालिटी ब्लड मिल सके. थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनका हीमोग्लोबिन हमेशा हमें 9.5 से ऊपर रखना है. प्री ट्रांसफ्यूजन हीमोग्लोबिन शुड बी मोर देन 9.5, क्योंकि उससे नीचे होगा तो बॉडी के ऑर्गन्स उससे अफेक्ट होंगे, है ना. सो दीज आर 3 की थिंग्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड. पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, preferably leukodepleted, NAT screened for all the possible infections. So these are the 3 important things which should be kept in mind. And another important thing, never ever give directed donor transfusions. परिवार के लोगों का ब्लड कभी भी नहीं देना है. माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, एक वो जनरल कंसेप्ट होता है कि हम अपना ही ब्लड दें, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा, बट इट इज़ काउंटर प्रोडक्टिव. क्योंकि उनके वाइट सेल से अगर बच्चा एक्सपोज हुआ और एंटीबॉडीज बन गई तो अगर फ्यूचर में ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है परमानेंट क्योर का तो उसका जो सक्सेस रेट है वो नीचे आ जाता है. तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो ब्लड तो एक चीज़ हो गई. 8 से 10 जब ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं तो हर ब्लड के ड्रॉप के साथ में बच्चे के शरीर में आयरन इकट्ठा होता है. इस आयरन को अगर हम ना निकालें तो ये जाके डिफरेंट पार्ट्स में, लिवर में, हार्ट में, एंडोक्राइन ऑर्गन्स में ये इकट्ठा होता है और उनकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करता है. तो जैसे ही 8 से 10 ट्रांसफ्यूजन्स हो जाते हैं, फेरिटिन 500 से ऊपर हो जाता है, इन बच्चों को आयरन केलेशन की मेडिसिन स्टार्ट करना चाहिए जिससे कि आयरन को हम निकाल सकें. और जो टारगेट आयरन है दैट शुड ऑलवेज बी बिटवीन 500 to 1000. उससे ऊपर आइडियली नहीं जाना चाहिए. अगर एक दवाई जो है किलेशन की उसको हम शुरू करते हैं, उसकी डोज को ऑप्टिमाइज करते हैं, अगर उससे काम नहीं हो रहा देयर इज सेकंड मेडिसिन विच शुड बी एडेड, बट द इंटेंट शुड बी कि हम फेरिटिन को कंट्रोल करके रख सकें. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड किलेशन, दीज आर 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अगर हम इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखें तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको, मतलब वेस्ट में तो अगर हम देखें काफ़ी सारे बच्चे सिर्फ रेगुलर ट्रांसफ्यूजन और किलेशन पे रहते हैं एंड दे लिव देयर नॉर्मल लाइफ. ओके, हमारे यहाँ वो मुश्किल हो जाता है बिकॉज टू कंटिन्यू दिस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकम्स चैलेंजिंग. बट येस, देयर आर किड्स हु आर लिविंग देयर लाइफ नॉर्मल हेल्दी लाइफ विद गुड ट्रांसफ्यूजन एंड किलेशन प्रैक्टिसेस. तो ये एक है जो केयर का पार्ट है. क्योर का जो पार्ट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इन लार्जर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिसको कि हम अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण भी बोलते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. एटलीस्ट लोगों को इस मतलब एक बड़ा डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया और उम्मीद करता हूँ जो हमारे व्यूअर्स इसको सुन रहे होंगे वो समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अवेलेबल हैं, किस तरह से इसको हो सकता है. तो व्यूअर्स, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप QR कोड को स्कैन कीजिए, पूरी सीरीज सुनिए. इसमें से एक एपिसोड ऐसा भी है जिसमें कि हमने ये पता किया है कि कौन सी इस तरह की सुविधाएं हैं जिनसे इस इलाज को कौन लोग मुफ्त में करा सकते हैं, किस तरह की सरकारी सुविधाएं हैं. वो एपिसोड 10 है, उसको भी आप सुनिए. अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं. और हमने कुछ
नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ एक ईमेल आईडी है जिसपे कि आप अपने इस विषय से जुड़े किसी भी प्रश्न के बारे में जानकारी ले सकते हैं, उत्तर ले सकते हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि जागरूकता बढ़े, क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र बचाव है इस बीमारी से। और जितने लोग इससे बच सकते हैं, जैसा कि सर ने पहले एपिसोड में बताया था कि इस मिशन जो है वो ये है कि इसको समाप्त किया जाए हिंदुस्तान से, आप भी उस मिशन में जुड़िए, साथ दीजिए और लोगों की मदद कीजिए। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका।